नमस्कार, मैं हूं सुजल वर्मा और आज कोटद्वार न्यूज पर सीधी बात होगी कोटद्वार नगर निगम के वार्ड संख्या 7 यानी कि कौड़िया की। बात करेंगे तमाम राजनीतिक चेहरों के बारे में भी जो कोटद्वार में इन दिनों बड़े ही हाईलाइट हैं और बड़े ही लाइमलाइट में हैं। और इस बातचीत में आज कोटद्वार न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पीजी कॉलेज कोटद्वार और पूर्व में रहे क्षेत्र पंचायत सदस्य और साथ ही आंदोलनकारी भी और 2 बार से कोटद्वार के कौड़िया वार्ड के पार्षद सुभाष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आज सर बातचीत को शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि एक समय था जब आप अपने वार्ड की जो समस्या थी कचड़े की, गंदगी की, साफ सफाई की, उसको लेकर आप नगर आयुक्त के कमरे पे पहुंच गए साहब और आपने कूड़े की बाल्टी वहीं पलट दी अपनी। या ये इसलिए करा गया था कि उस टाइम आप विपक्ष में थे, आपको ये दिखाना था साहब हमारे अंदर जज्बात हैं, हमको अपने वार्ड की जनता के लिए कुछ करना है, या ये साहस अभी भी बरकरार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष वाली बात नहीं थी। जिसमें यह था कि मैं कई बार आयुक्त साहब को मिला उसमें कि भाई हमारे यहाँ सफाई होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, लोगों के घरों के आगे गंदगी बह रही थी। उन्होंने 1 बार 2 बार बार मिलता रहा तो आने को तैयार नहीं हुए। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा हमारे, फिर मैं वहाँ पहुँचा तो जलेबियाँ खा रहे थे। अच्छा, दूध जलेबी खा रहे हैं। तो मैं उनको केवल ये दिखाना चाह रहा था कि जो मेरे यहाँ जैसे जिस तरीके से गंदगी में रह रहे हैं, केवल मेरा कोई और चीज़ नहीं था, केवल उनको महसूस कराना चाह रहा था कि मेरे वार्ड की जनता कैसे गंदगी में रह रही है। मेरा कीचड़ फेंकना है, केवल यही मकसद था कि इनको महसूस होना चाहिए कि हम लोग जैसे तुम आज एसी में बैठे हो, साफ सफाई में बैठे हो, हमारी जनता रोज गंदगी में बैठी हुई है। केवल ये महसूस कराने के लिए मैंने वहाँ पे एक सांकेतिक उनको वो दिया। क्या उसके बाद मुकदमा भी हुआ था शायद? हाँ, मुकदमे चल रहे हैं जी। मुकदमा अच्छा, तो ये अभी भी साज बरकरार है कि? हाँ, बिल्कुल बरकरार अभी तो काम ठीक चल रहा है फिर शायद? बिल्कुल काम सही चल रहा है और जहाँ पे ऐसा लगेगा तो फिर भी वो करेंगे, उसका विरोध करेंगे। साथ ही जब आपने अपना ये राजनीतिक करियर शुरुआत करी इसकी, तो आप राज्य आंदोलनकारी भी थे सन 2000 के समय में जब उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से हटकर। तो उस टाइम का कोई वाक्य आप अगर यहाँ दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि कुछ खास जो आपको लगा जिसमें आप समझते हैं कि उत्तराखंड में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान था? हाँ, उत्तराखंड आंदोलन तो हम लोगों के छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था। 94 लगभग 94 के दशक से इसने जोर पकड़ लिया था। और पहले ये जो आंदोलन था ये आरक्षण से लेकर शुरू हुआ था, आरक्षण को लेकर शुरू हुआ, बाद में राज्य आंदोलन का रूप ले लिया था इसने। हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी करी। हम लोग क्या, सभी लोग, पूरे राज्य के सभी लोगों ने अपना योगदान दिया उसमें। हम लोगों ने भी अपना छोटा योगदान दिया उसमें। मुझे याद है जब हम कालागढ़ में लाठी चार्ज हुआ तो हम लोग क्रिकेट देखने बैठे थे। अच्छा। तब तक क्या हुआ कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया तो क्योंकि हम लोगों का आंदोलन बहुत उस पर चल रहा था, बृहद रूप से चल रहा था। अच्छा। लेकिन अचानक हम लोग उनके उसमें थे, नज़रों में थे, तो अचानक घेर लिया चारों तरफ से और लाठी चार्ज किया। हाँ, लाठी चार्ज किया। उसमें हमारे साथ एक 7 साल का बच्चा भी था। अच्छा। जिसके सर पे चोट लगी है, सर फट गया उसका। आज वो लड़का राज्य आंदोलनकारी के रूप में टीचर नौकरी कर रहा है। कालागढ़ का किस्सा है। और हम लोगों ने किसी तरह अपने जान बचाई भाग के। और बाद में फिर एसपी हम लोगों ने थाने का घेराव किया। फिर आके उस इंस्पेक्टर ने, टमटा जी थे कोई, उन्होंने आके फिर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। अच्छा, माफ़ी भी मांगी इसके बाद? माफ़ी भी मांगी। मतलब कई संघर्ष हुए आप जैसे। हाँ। ना जानो कितने अनेकों लोगों ने संघर्ष, कई लोगों ने अपना संघर्ष किया, बलिदान दिया जी। और इस दौरान आप खासकर इस टाइम तो आप युवा अवस्था में थे, तो छात्र राजनीति से भी अच्छा खासा परिचय था फिर आपके जीवन का? हाँ जी। छात्र राजनीति से ही हम लोगों ने तो मतलब छात्र राजनीति से ही राज्य आंदोलन हमने तो वही देखा शुरू से ही। और उत्तराखंड बनने के बाद पीजी कॉलेज के सबसे पहले अध्यक्ष भी आप थे? हाँ, सबसे छात्र संघ महासचिव रहा मैं पीजी कॉलेज का। और किस सन की बात होगी सर? ये 99-2000 की। अच्छा। छात्र संघ का जो हमारे कार्यक्रम होते थे उसमें ये बाजार के जितने व्यापारी भाई हैं हमारे, उनका भी ये मिष्ठान वितरण ये कर देते थे। इस तरीके से जुड़ा हुआ सर मेरा ये सवाल भी है, आप सही बात कह रहे हैं, जितना मैंने भी सुना है लोगों से। आज से 25 साल पीछे आपको लेकर चलूं, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम एक अध्यक्ष का पद छात्र संघ में जो लीड कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा माना जाता था। और उस व्यक्ति की भी अपनी एक पहचान होती थी, दबदबा होता था जो हमें देखने को सुनने को मिलता है। बिल्कुल। लेकिन अब
अब आप कैसे देखते हैं, जैसे कॉलेज का कोई अध्यक्ष है या किसी भी पूरे उत्तराखंड में, मतलब छात्र राजनीति का स्तर बढ़ा है या घटा है आपके हिसाब से? अभी स्तर का तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अब जो नए छात्र हैं इन्हीं को पता होगा कि किस तरीके से कर रहे हैं। और मैं तो इन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को लेके साथ चलें, सभी को, जो पुराने छात्र संघ वाले हैं या नए वाले हैं, सभी बच्चों को एक साथ लेके चलें, तभी जाके अच्छा वो हो सकेगा। क्योंकि जैसे हम लोग छात्र संघ में थे तो हम लोगों को कोटद्वार के अंदर, शहर के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता था या कोई भी आंदोलन चलाया जाना है, कुछ भी होना था, तो उसमें हम लोगों को मीटिंग में जरूर बुलाया जाता था। अच्छा। हाँ, अब मैं ऐसा कुछ देखने को मुझे मिलता नहीं है। ऐसा देखने को मिलता नहीं है, तभी ये सवाल है। हाँ जी जी। अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि कोई छात्र संघ के पदाधिकारी कहीं पे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हम लोगों के कार्यकाल में तो बहुत कार्यक्रम होते थे उस समय। जी। अब मतलब छात्र संघ अध्यक्ष या छात्र संघ जो यूनियन है पूरा, उसका दायरा अब सिमट रहा है, धीरे धीरे सिमट गया है जी। खासकर कोटद्वार में अगर बात करें। हाँ, कोटद्वार कुछ एज का भी फैक्टर कर दिया, पहले एज का फैक्टर नहीं था। अच्छा। हाँ, पहले एज का फैक्टर नहीं था, इसमें कुछ एज का भी कर दिया है, इस वजह से भी। जी, पहले होते थे कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है वो साहब अध्यक्ष होगा, फर्स्ट सेकंड ईयर का लड़का ही अध्यक्ष बन जा रहा है। अध्यक्ष है, एक बार लड़ गए, एक बार नहीं तो दूसरी बार लड़ गए। अब ऐसा नहीं है। हाँ, तो एक बार जो बच्चा लड़ेगा उसके बाद वो अगली बार युवा लड़ेगा, बस। सिर्फ ये नियम है इस तरीके से। जी। अब इस बातचीत को मैं सीधा वार्ड नंबर 7 पे लेके चलता हूँ, आपके वार्ड में। सबसे बड़ी बात सर ये है, मैंने ये देखा कोटद्वार के अंदर 40 वार्ड हैं, 40 पार्षद हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एक पार्षद का काम इतना है कि अपने जो वार्ड की स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको लगवा दे या सही करवा दे, या जो कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है उसको आपके घर तक पहुंचा दे, या इससे बढ़कर भी कुछ एक रोल होता है पार्षद का? जैसे मैं अगर कहूं तो आपको, जैसे या किसी एनजीओ से आप फ्री में जो काम हो सकता है जुड़कर हेल्थ कैंप लगवा दें, सरकारी योजनाओं को लाभ उन पात्र तक पहुंचा दें। आप क्या समझते हैं, मतलब क्या कुछ होना चाहिए एक पार्षद के अंदर? नहीं, बिल्कुल है, बिजली पानी सड़क, इससे हटके भी बहुत सारी चीजें जो पार्षद को अपने वार्ड में कर देनी चाहिए। जी। अब जैसे मैंने अपने वार्ड में हमने कार्यक्रम चलाया था, तो सामूहिक विवाह भी कराया हमने, गरीब बच्चों का विवाह कराया, मैंने अपने घर पे ही कराया। शादी किसी अनुसूचित जाति के बच्चे की थी, मैंने अपने परिवार, गरीब परिवार था, मैंने अपने घर पे ही टेंट लगाया, उनका घर पे ही शादी कराई। और भी कूड़ेदान की व्यवस्था करी मैंने, जगह जगह जो खंबे थे उनमें मैंने कूड़ेदान, अब वैसे तो गायब हो गए कूड़ेदान, धीरे धीरे उठा के ले गए लोग, लेकिन मैंने इसलिए करा था कि हर पोल पे मैंने कूड़ेदान की व्यवस्था करी थी, क्योंकि इसमें अगर कोई बच्चा बिस्कुट भी खा रहा है, अगर उसको जगह नहीं मिल रही कि मैं कहाँ डालूंगा, तो उस नीचे ही फेंकेगा ना। अगर उसने चाय पी गिलास फेंक देगा, जब जगह ही नहीं है। अगर मैंने हर जगह डस्टबिन लगा रखा था तो बच्चों ने क्या करा कि वो डालते थे उसमें, धीरे धीरे करके सब चोरी हो गया। कौड़िया पुल है, वो हमारा नेशनल हाईवे का पुल है, उसका भी मैंने सौंदर्यीकरण कराया। नीचे कौड़िया में प्लांटेशन कराया था मैंने, पेड़ वगैरह लगाए थे, लेकिन अब यह है कि डेली मैं कहाँ तक पानी डालूंगा, ये तो मतलब। लेकिन ये सारे मुद्दे आ जाते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, जहाँ सबको मिलकर ये चीजें करनी पड़ेगी, अकेला व्यक्ति इसमें कभी सफल नहीं हो पाएगा। मैंने गमले लगाए उसे हाईवे पुल पे, देखना गमले लगे हुए, पर अब उसमें रह ही नहीं गए। तो एक पार्षद का रोल मतलब बहुत बढ़कर है, अगर आप वाकई में करना चाहते हैं। बहुत सिर्फ लाइट और कूड़ा कचरा उठवाने के अलावा कुछ अगर आप करना चाहते हैं। समाज कल्याण की दुनिया भर की योजनाएं हैं, श्रम विभाग की दुनिया भर की योजनाएं हैं। अगर हम अपने वार्ड वालों को चाहेंगे तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ जो सरकार चला रही है, उन योजनाओं का लाभ हम अपने वार्ड वासियों को 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उसको भी किसी चीज का लाभ मिल सकता है इस वक्त। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उनको जानकारी का अभाव, लेकिन हम लोगों को उनको जानकारी देनी चाहिए कि भाई तुम इस योजना के पात्र हो, और इस योजना के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपने कागज वगज बना पाए, क्योंकि गरीब लोग भी, अनपढ़ लोग भी हैं, नहीं समझ पाते कैसे करना है, तो उन लोगों की हेल्प करने का भी हम लोगों का कर्तव्य है। जी। साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये भी है आपके वार्ड में, जो मैंने नोटिस करी, और हर साल जिस तरीके से पनियाली का गदेरा आता है उफान पर, तो न जाने सैकड़ों घर उसकी चपेट में आते हैं सर जी, और इतना नुकसान होता है कि एक गरीब तबके आदमी के लिए, उस परिवार के लिए बड़ा मुश्किल होता है इसका सामना करना पड़ना, लेकिन मजबूरी है, वहाँ रहना भी है। और मुझे नहीं लगता कि इसका ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो प्रकृति है, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन आपने व्यक्तिगत इस पर क्या सोचा, कुछ कभी विचार करा या अपनी बात कहीं रखी कि इसको हम कैसे, इसके नुकसान को कम से कम कर सकें? जी, पनियाली नाले के बारे में भी मैंने बात करी। जो हमारे यहाँ मुख्य कारण है, पनियाली नाले में जो पानी आता है, रोखड़ आता है, उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ 2 पुल बने हुए हैं,
नीचे कौड़िया में 2 पुल बने हैं, उनके बीच में पिल्लर हैं, और जब बरसात का पानी आता है तो जब बड़े बड़े पेड़ ऊपर से बह के आते हैं तो उन पिल्लरों में टकरा जाता हो जी, या रुक जाता है, तो जब व्यवधान पानी को व्यवधान पैदा होता है तो वो पानी वहीं ब्लॉक होके लोगों के घरों में जाता है। फिर तो वो मैंने कई बार दे दिया है लिख के शासन प्रशासन को, भाई कि इसको हटाया जाए पिल्लर को। सरकार तो आप ही की है। हाँ, सरकार हमारी है जी, ट्रिपल इंजन सरकार है हमारी। लेकिन वो कई बार मैंने लिख के दे दिया, तो अब देखो अभी बता रहे हैं कि इनको हमने मेयर साहब को बताया कि भाई ऐसी समस्या, तो उन्होंने एक पुल के लिए तो हामी भर दी है कि मैं तो जल्दी इसको तत्काल बरसात के बाद कराऊंगा, क्योंकि बरसात का मौसम अब शुरू होने वाला है। हाँ जी, बरसात का तो अभी तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है, हमारे यहाँ जो वो है सुरक्षा दीवारें हैं, ये 30-35 साल पुरानी दीवारें हैं जी, इनको बनाते हैं तो सिंचाई विभाग आता है कि हम बनाएंगे इसको। अब उनको प्रस्ताव देते तो बनाते नहीं कि हमारे पास बजट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ना बनाते ना बनाने देते हैं। तो मतलब वही है कि एक दूसरे डिपार्टमेंट में खुद ही कोऑर्डिनेशन, ये सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो काम हो नहीं, जनता मारी जा रही है ना बीच में, और पिस जनता रही है। हाँ, अभी हाल की बात बताता हूँ कि अभी हमारे यहाँ नगर निगम ने काम करा था, उसमें सुरक्षा दीवार बना दी है, और उस दीवार को बनाने के बाद इतना लंबा गैप उसमें छोड़ दिया है, एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में। अगर अब बरसात का भी 2-3 दिन बाद मेरे ख्याल से बता रहे हैं कि वो है, अगर बाढ़ आ जाती है तो उस जगह से पानी घुस के बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है जी, पूरे कौड़िया क्षेत्र में तबाही मच जाएगी। अगर वो कहना करना ना करना बात बराबर हो गई फिर। हाँ, उसके भी मैंने प्रस्ताव दिए थे। अब उसको अगर देखते हैं कितना सीरियस लेते हैं, उस जगह को अगर नहीं बंद करते फिर मुझे व्यक्तिगत ही अपने संसाधनों से उसे बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा जनहानि हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो खुद व्यक्तिगत 2-4 बार मैंने भी इसके बारे में एप्लीकेशन दी सिंचाई विभाग को कि जो सुरक्षा दीवारें वो बनाई जाए, लेकिन उस सालों से पेंडिंग है, पैसा नहीं आ रहा है, कभी कुछ इशू है। तो साथ ही सर मेरा सवाल ये भी है, अभी कुछ समय पहले एक मामला और हाईलाइटेड था कि सभी जो पार्षद हैं, जो मेयर साहब हैं नगर निगम कोटद्वार के, उनके घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड चमचमाता सा लगा, और इतना चमचमा रहा था कि वो जो यहाँ की विधायिका है श्रीमती रितु खंडूरी भूषण, उनके बोर्ड से भी ज़्यादा चमचमा रहा था वो। और पर बोर्ड की लागत है 25,000 रुपये, जहाँ तक मैं सही हूँ सर। तो मतलब मेरा ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि उस 25,000 के बोर्ड में, जिसमें पार्षद का नाम, वार्ड की संख्या, वार्ड का नाम और आपका पता लिखा है, वो 2-4 हज़ार में भी बन सकता था? बिल्कुल, अगर वो बोर्ड चाहते तो 5-7 हज़ार में भी बन जाता, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, वो तो 40 वार्डों में सभी के यहाँ बराबर लगे। क्या आप सभी लोगों की कंसिडरेशन नहीं ली गई? आपसे पूछा नहीं गया कि ये चीजें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस तरीके से हम लोगों से किसी पार्षद से कोई इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो इसमें कि हमें ये पता नहीं है कि इतना बड़ा बोर्ड लग जाएगा या इतना बड़ा होगा। नहीं तो पिछली बार भी बोर्ड लगे थे, छोटे छोटे बोर्ड लगे थे, तो ऐसा हम लोगों से कोई नहीं पूछा गया। तो इस पे अंतिम निर्णय किसका था, मेयर साहब का? अब ये तो हाँ, मेयर साहब का ही रहा होगा, और संबंधित जो अधिकारी मिलकर, टॉप लेवल के जो लोग हैं, उन्होंने तय करा होगा कि 25,000 का लगाना है जी। क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इससे पैसा बचता तो और भी चीजें करी जा सकती थी, और बहुत सारी चीजें हो सकती थी जी, और बहुत सारी विकास कार्यों में लग जाता, पैसा वो वार्ड में ही लग जाता भाई। और क्या 10,000 का बोर्ड आता, 15,000 रुपए बचते छोटी छोटी, कहीं पे क्या पता स्लैब पढ़ना, कहीं पे कुछ पढ़ना बढ़ सकते थे। हाँ, स्लैब वगैरह कहीं पे पढ़ना, छोटे मोटे स्लैब वगैरह बन सकते थे जी। अब मैं सर आपको लेके चलता हूँ कुछ बड़े बड़े नामों की तरफ, और मैं चाहता हूँ बस छोटी सी और टिप्पणी आप इन पर करें। सबसे पहला मैं बस आपसे सीधा पूछूंगा और आप मुझे सीधा जवाब दीजिएगा। सबसे पहला नाम है कोटद्वार की विधायक श्रीमती रितु खंडूरी भूषण। 4 साल का कार्यकाल हो चुका है और उत्तराखंड विधानसभा के चुनावों में 1 साल से भी कम का समय बचा है। और आपको क्या पूरी जनता को ये पता है, वो 41 विधानसभा नंबर और 41 वादे, चुनावी ताल ठोकी गई साहब के 41 पॉइंट हम जमीन पर उतार के दिखाएंगे। बहुत सारे पूरे हुए और मैं और कोटद्वार की पूरी जनता उसका स्वागत करती है, आभार प्रकट करती है। केंद्रीय विद्यालय यहाँ आ गया है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, पेयजल लाइन बिछ रही है, सीवर लाइन बिछ रही है आजकल। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, उनमें से जो लिस्ट में लिखे हैं वो अभी ठंडे बस्ते में तस के तस हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सर, मैं इस बीच आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि उनका पिछला जो कार्यकाल रहा 4 साल का बीता, वो कैसा रहा और आने वाले समय में उनकी क्या भूमिका है अगले चुनाव? विधायक जी के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है और 4 सालों में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जैसे अभी तक नहीं हुआ है वो कार्य उन्होंने करे हैं। जैसे कई जगह सड़कों के निर्माण हुए, कई पुलों के निर्माण हुए, लाल पानी सने में। भले मेरे वार्ड में कुछ नहीं हुआ,
मैं अपनी व्यक्तिगत बात भी करता हूँ, जी। मेरे वार्ड में भले कुछ नहीं करा उन्होंने, लेकिन और जगह काम किया है उन्होंने। फिर पार्टी की भी तो बात आ सकती है ना सर। हाँ, अब आप लाइन तो बदलेंगे नहीं। हाँ। अब आपको वो तो रखना पड़ेगा सर। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, और जगह काम किया है उन्होंने, कई जगह काम किया है। अभी आज भी उन्होंने सड़कों का उद्घाटन किया है, इंटरलॉकिंग सड़कों का, तो काम तो अच्छा किया उन्होंने। और आने वाली 27 के चुनाव में कहाँ देख रहे हैं सर उन्हें? आने वाले 27 चुनाव में भी अच्छा होगा जी, अच्छा ही होगा। और यहीं से अब आपको विपक्ष की तरफ लेके चलूं तो 2 बड़े नामों पर जिक्र करेंगे सर। कांग्रेस कोटद्वार के अंदर वैसे ही फिलहाल कुछ समय से, या साल भर से कहें, या साल भर से ज़्यादा समय से उनके उसमें ए टीम बी टीम बनी हुई है सर, सभी जानते हैं, और उसका नुकसान उनको हो रहा है, ये भी सबको पता है। लेकिन सबसे पहला नाम मैं आपके सामने लूँगा पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का। उनके बारे में आप क्या समझते हैं सर, क्या सोचते हैं कि अब उनका आगे का पॉलिटिकल करियर आपके हिसाब से क्या होगा? बहुत सीनियर नेता हैं। पॉलिटिकल, उनको तो अब बड़े नेता हैं, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ। नहीं, या रिटायरमेंट की तरफ है, या अभी फिर चुनाव आपको लगता है वो लड़ेंगे? आपकी जिज्ञासा क्या कह रही है? अब तो खैर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए उनको। वैसे राजनीतिक उसमें तो कुछ नहीं बोला जा सकता है ना, जितना भी है कमी है, लेकिन अब ले लेना चाहिए, नए युवा लोगों को देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और दूसरी जगह अगर हम बात करें हरक सिंह रावत की, जी, उन पर क्या कहेंगे? हरक सिंह जी ने भी कोटद्वार में अच्छा काम किया, जब तक वो रहे तो उन्होंने अपने उस टाइम फिर आपकी पार्टी में तो अच्छा काम करा ही होगा उन्होंने। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने यहाँ पे रहे, उन्होंने अच्छा काम किया। अब कांग्रेस में गए तो अब अच्छा करेंगे नहीं करेंगे? कांग्रेस का तो अभी पता नहीं है, कांग्रेस तो सभी को पता है कि किस तरीके से अच्छा काम कर रही है। तो हमें तो यह पता है कि भाजपा में रह के उन्होंने अच्छा काम किया था यहाँ पे, और सारी योजनाओं का लाभ जनता को दिया था। अब कांग्रेस बहुत सारी खामियां भी थी, वो भी सब जो भी उजागर है। हाँ, पर कांग्रेस का पता नहीं अब कि क्या होता है आगे। जी। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में वार्ड नंबर संख्या 7 यानी कि कौड़िया से पार्षद सुभाष पांडे जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहें कोटद्वार न्यूज़। नमस्कार।